नमस्कार विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे फ्रांस की क्रांति के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने फ्रांस की क्रांति के 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि जो फ्रांस में क्रांति जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले हमने देखा कि फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उस समय शासक कौन था। ठीक है, अब देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ क्रांति स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय जो वहाँ का फ्रांस का जो शासक था, फ्रांस का जो शासक था वो था लुई 16। कौन था? लुई 16। लुई 16 इस समय राजा था। देखो अब लुई 16 क्या करता है कि यहाँ की जो यहाँ पर जो यहाँ की जो राजकोष वो खाली हो चुका था। राजकोष क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। अब राजकोष खाली हो चुका था तो अब इसको भरने के लिए क्या किया गया? इसको राजकोष को भरने के लिए इसके द्वारा कर लगाए जाएंगे। अब कर लगाने के लिए इसने अपने मंत्रियों को कहा कि हम कर लगाने, तो जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि जो कर लगाने का जो अधिकार है वो केवल किसके पास है? कर लगाने का अधिकार केवल आपके जो कर लगाने का जो अधिकार है वो केवल एस्टेट जनरल के पास है। किसके पास है? एस्टेट जनरल के पास। एस्टेट जनरल क्या थी? जो 3 एस्टेट थे उनकी आपस में तीनों को मिलाकर एक बैठक होती थी। एस्टेट जनरल क्या थी? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और जो थर्ड जो एस्टेट थे, इन तीनों की आपस में बैठक होती थी और इसी के द्वारा निर्णय लिए जाते थे कि कर लगाना है या नहीं लगाना है। तो अब देखिए मज़े की बात यह है कि जो एस्टेट जनरल की जो लास्ट बैठक हुई थी वो लुई 13 द्वारा ये बंद कर दी गई थी। लास्ट जो बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 1614 में। तो एस्टेट जनरल की जो लास्ट बैठक हुई थी वो 1614 में हुई थी। इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था और इस टाइम पे जो राजा थे वो पावरफुल हो गए थे और वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या लिखते थे? निर्णय लेते थे। लेकिन इस टाइम पे जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही विपरीत थी। अब क्या होता है कि 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती है। ठीक है, किसकी सभा बुलाई जाती है? एस्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती है। और कब बुलाई जाती है? 5 मई 1789 को। अब इसमें क्या हुआ देखिए, अब जो एस्टेट जनरल थी ना इसमें लगभग फर्स्ट से अप्रोक्स, हालांकि ये 300 नहीं आए थे लेकिन अपन एक मोटा आंकड़ा लेते हैं, अप्रोक्स 300 सदस्य आए। और जो फर्स्ट से, सेकंड से और ये थर्ड से कितने आए? आपके 600। ये एक साथ नहीं बैठते थे, इनकी बैठने की जो व्यवस्था थी वो भी अलग अलग थी। जो थर्ड एस्टेट वाले थे बेचारे ये खड़े रहते थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले ही क्या करते थे? केवल बैठते थे। अभी क्या होता है आगे देखिए, जो फर्स्ट और जो सेकंड एस्टेट है इनको ये इनके 300 थे और थर्ड एस्टेट के 600 थे। अब जो वोटिंग की जो सबसे मज़े की बात जो दोस्तों यहाँ पे है कि जो वोटिंग है ना, वोटिंग यहाँ पे वो वोटिंग करने का तरीका बहुत ही अलग था। क्या अलग? देखिए किस तरीके से 3 सदन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें एक सदन का एक वोट, दूसरे सदन का एक वोट और तीसरे सदन का एक वोट। इस प्रकार से यहाँ पर जो वोटिंग के जो सिस्टम था वो था। यहाँ पर पर्सन वोट नहीं होते थे। 300, जैसे यहाँ 300 व्यक्ति है तो 300 व्यक्ति वोट नहीं देते थे। यहाँ भी 300 व्यक्ति है तो 300 व्यक्ति वोट नहीं देंगे और यहाँ 600 है तो 600 वोट नहीं देंगे। अब वोट किस प्रकार से दिया जाता था कि पर पर्सन पर वोट। देखिए एक वोट स्टेट जनरल का, फर्स्ट स्टेट का, दूसरा सेकंड स्टेट का और तीसरा थर्ड स्टेट। केवल 3 वोट होते थे और जो जिसके 2 वोट आ जाते थे वो कर लगा सकता था। तो जाहिर सी बात थी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट इसमें हमेशा वर्चस्वशाली रहेगा और इनकी विल के अनुसार ही क्या लगाया जाएगा? इनकी विल के अनुसार ही क्या लगाया जाता था? कर लगा दिया जाता था। अब बात क्या होती है कि
जो स्टेट जो थर्ड 1774 में क्या होता है कि जो बुर्बो वंश का जो नया शासक बना, बुर्बो वंश का जो नया राजा बना लुईस 16, उसके द्वारा ये बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, अब क्या होता है कि अब आगे देखिए आगे क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट है इसने सभा का बहिष्कार कर दिया और इन्होंने कहा कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, पर पर्सन पर वोट होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन एक वोट, ऐसा पुराना जो सिस्टम था वो नहीं चलेगा। अब नए सिरे से होना चाहिए एक व्यक्ति का एक वोट, ना कि एक स्टेट का एक वोट। स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं, पर पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए। तो जो राजा था उन्होंने मना कर दिया। और अब क्या होता है कि जो थर्ड एस्टेट वाले हैं इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर देते हैं अपने आप को। अब मज़े की बात क्या होती है कि जो 20 जून है, 20 जून 1789, 20 जून 1789 को क्या होता है, 1789 को क्या होता है कि जो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट है वो थर्ड एस्टेट वालों के लिए जहाँ पर बैठक होती थी दरवाज़ा लगा देते हैं। और जो थर्ड एस्टेट वाले हैं वहाँ पर सामने ही एक अंडरग्राउंड टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट। तो यहाँ जाकर ये बैठ जाते हैं और एक शपथ लेते हैं कि हम जब तक फ्रांस का एक संविधान नहीं बना लेंगे तब तक अपने आप को ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो शपथ हुई ये टेनिस कोर्ट की शपथ कहलाती है, याद रखना। और कब हुई थी ये, 20 जून 1789 को हुई थी। 20 जून 1789 को ये हुई थी। और इसमें क्या निर्णय लिया गया था कि हम अपने आप को तब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम फ्रांस का एक संविधान नहीं बना लेते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप कि प्रांत टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है कि हालांकि राजा इससे बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, एक और घटना अपन याद देखेंगे यहाँ पे। हालांकि हमने लास्ट के चैप्टर में देख ली थी वो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ कि अपन ने देखा कि 14 जुलाई 1789 को जो बास्तिल का जो किला था उसको तोड़ा गया था। बास्तिल का किला ये तोड़ दिया गया था। ये भी आप याद रखना है कि बास्तिल का जो किला था वो कब तोड़ा गया था। ये बास्तिल का जो किला था यहाँ का जेल शस्त्रागार ये हुआ करता था, तो इसको भी तोड़ दिया गया था। तो ये याद रखना आप कि बास्तिल का किला कब डिमोलिश किया गया था। ठीक है, आप आगे देखते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है ये देखेंगे। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। हमने देखा था कि क्यों कर बढ़ाए थे। सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। देखिए एक बार फिर बता देता हूँ कि क्यों कर बढ़ा दिए गए थे। कर बढ़ाने के पीछे जो कारण थी, यहाँ की जो राजकोष था, राजकोष वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। राजकोष खाली हो गया था। राजकोष जो था खाली हो गया। खाली होने के पीछे जो कारण था वो कौन सा कारण जिम्मेदार था, मैंने आपको बताया था कि जो खाली होने के पीछे जो कारण, राजकोष खाली होने के पीछे जो कारण था वो आप देखिए। एक तो 7 वर्षीय युद्ध किसके साथ हुआ था। ये 7 वर्षीय युद्ध आपने देखा कि जो इंग्लैंड और जो फ्रांस थे उनके बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। और इसके अलावा आपने देखा कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस द्वारा अमेरिका की सहायता करना किसके विरुद्ध, ब्रिटेन के विरुद्ध। इसके अलावा जो यहाँ के जो वर्साई के जो महल हैं, वर्साई के महल में राजा के द्वारा आलीशान तरीके से रहना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर किया जाता था। ये बहुत सारे कारण थे। एक और कारण था कि इस टाइम पे फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो बढ़ गई थी। इस कारण भी माना जाता है कि वहाँ पर
लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, और प्राइस जो एसेंशियल जो वस्तु होती हैं, जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती हैं, उनकी प्राइस ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। अब देखो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। मैंने बताया कि अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था, वो केवल एस्टेट जनरल की जो बैठक होती है, इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, ठीक है। लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, लेकिन इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी, लुई 13 के टाइम पे बुलाई गई थी, ठीक है। याद रखना कि लास्ट कब बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई थी, और उस समय राजा कौन था, लुई 13। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। हमने देख ही लिया कि 5 मई 1789 को करों के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, और प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। कहाँ पर हुई थी ये बैठक, वर्साई के एक आलीशान भवन में हुई थी। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे और आमने सामने की कतारों में बैठ गए। तीसरे एस्टेट के जो 600 प्रतिनिधि हैं उनको पीछे खड़े कर दिए गए। देखो बेचारे जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं वो तो आपस में बैठ गए, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं उनको पीछे जाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। देखिए जो तीसरे स्टेट का जो प्रतिनिधित्व थे वो शिक्षित और समृद्ध लोग कर रहे थे, जबकि किसान और जो औरतें थी तथा कारीगर जो थे उनको सभा में आना वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए। देखो हालांकि जो किसान थे और जो कारीगर थे और जो औरतें थी उनको सभा में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपने साथ क्या लेके आए, उनकी जो मांगे थी उनको लेके आते हैं। अब देखिए आगे देखिए, एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। मैंने बताया कि एस्टेट जनरल एक स्टेट को एक वोट दिया जाता था, फर्स्ट को एक, सेकंड को एक, थर्ड को एक, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को एक एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसको पता था कि अगर अपने को कर लागू करना है ना तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट एस्टेट है वो उसके विल के अनुसार काम करवा लेता था। परंतु तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब देखिए थर्ड एस्टेट क्या करता है कि एक व्यक्ति को एक वोट दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले के जैसे जो एक एस्टेट एक वोट हो। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक, याद रखना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की जो बुक थी उसका क्या नाम था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना है इसको। जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसकी बुक थी, रूसो की बुक थी। किसकी थी, रूसो। जो बौद्धिक वर्ग जो था उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा था इस क्रांति में, जैसे रूसो हो गया, दांते हो गया, और भी लोग थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए प्रस्तुत किया। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट ने प्रतिनिधि सभा का विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, ठीक है। अब ये खुद को अपने आप को फ्रांसीसी रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर देते हैं पूरे फ्रांस का। और 20 जून को क्या करते हैं दोस्तों, ये याद रखना, 20 जून को प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और ये शपथ लेते हैं कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना देंगे तब तक असेंबली को भंग नहीं करेंगे। और जो मिराबो और जो आबेसिये थे, इन्होंने इनका नेतृत्व किया। मिराबो ने ओजस्वी भाषण भी दिया, बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था इस टाइम पे। हालांकि जो मिराबो था ये कुलीन वर्ग का था। मिराबो जो था ये कुलीन वर्ग का था, कुलीन वर्ग से संबंधित था ये। फिर भी ये जो अधिकार थे उनके क्या था, खिलाफ था। फिर भी ये अधिकारों के खिलाफ था, लेकिन वो
विशेषाधिकार जो थे उनको समाज से ख़त्म करने की जरूरत से उसमें सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिये मूलतः एक पादरी था जिसने लिखा था थर्ड एस्टेट क्या है। देखो ये भी याद रखना कि ये किसने कहा था, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट आबेसिये ने कहा था व्हाट इज थर्ड एस्टेट। और इन्होंने पंपलेट वगैरह भी प्रकाशित किए थे। जो आबेसिये था उसने क्या किया, पंपलेट वगैरह प्रकाशित किए। तो ये एक रोचक कहानी थी। अब एक बार ये जो डेट्स हैं वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है कि 1774 में जो फ्रांस का जो राजा है वो लुई 16 बनता है। और यहाँ इस टाइम पे इसका खजाना खाली हो चुका है। ये हम बात कर चुके थे कि किस प्रकार से खजाना खाली हो चुका था, ठीक है। और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरा था। 1789 में क्या होता है, स्टेट जनरल का आह्वान होता है। कब होता है, 5 मई 1789 को। और जो थर्ड एस्टेट है नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तिल पर हमला कर देता है। और देहात में किसान भी क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। बास्तिल का किला हमने देखा कब हुआ था, कब डिमोलिश किया गया था, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का जो किला था वो तोड़ दिया था। और इसी दिन फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाते हुए सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1791 में एक संविधान बना दिया गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो 1772-73 में फ्रांस को गणराज्य बना दिया जाता है और राजा को जो क्या था वो गिलोटिन चढ़ा दिया गया था। क्या चढ़ा दिया जाता है, गिलोटिन चढ़ा दिया जाता है, राजा को मार दिया जाता है। और अब क्या होता है, जो जेकोबिन गणराज्य है का पतन हो जाता है और फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। देखो डायरेक्टरी का जो शासन स्टार्ट हुआ था फ्रांस में वो हुआ था आपके 1795 में से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा। डायरेक्टरी मतलब 5 सदस्यों की एक टीम थी, उनका शासन यहाँ पर रहा था। और 1799 में फिर आपने देखा नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन द्वारा फिर शासन अपने हाथ में ले लिया जाता है। फिर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और वाटरलू का जो वॉर था, वाटरलू के वॉर में जो नेपोलियन है वो हार जाता है। और वाटरलू कहाँ पे है, बेल्जियम। वाटरलू का वॉर था, जो वाटरलू का वॉर हुआ उसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है। वाटरलू को वॉर हुआ उसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और ये वाटरलू कहाँ पे है, वाटरलू का जो वॉर हुआ था वो 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था। और जो वाटरलू है वो आपके हैं बेल्जियम में। कहाँ है, बेल्जियम फ्रांस के ऊपर है, बिल्कुल बेल्जियम में हुआ था। तो ये एक तरीके से इस प्रकार क्रांति का जो आगाज़ है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये चित्र देखिए आप, किस प्रकार से टेनिस कोर्ट जो था उसमें शपथ ली जाती है। और एक विशाल पेंटिंग के लिए जोक लुई डेविस द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। देखिए कि किस प्रकार से शपथ ली जा रही थी। आगे देखिए, जिस वक्त असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई, मतलब फसल खराब हो गई थी। ज़्यादा ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण जो फसल है वो खराब हो जाती है। अत्यधिक ठंड के कारण जो फसल होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। अब खराब होने के कारण जो रोटी की कीमतें की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। प्राइस बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, जो बेकरी मालिक हैं और जो बेकरी वाले थे वो बेकरी जो जहाँ पर पाव रोटी भी जो बेचते थे वो भी क्या करने लग जाते हैं, जमाखोरी करने लग जाते हैं, स्टॉक रखने लग जाते हैं। वो स्टॉक रखने लग जाते हैं और जैसे ही प्राइस बढ़ने लग जाती है फिर बाद में वो क्या करते हैं, उन पाव रोटी को बेच देते हैं। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था। क्रूर भीड़ ने 14 जुलाई, याद रखना ये 14 जुलाई को जो बास्तिल का किला था उससे क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, उसको तबाह कर दिया, उसको
टुकड़े टुकड़े कर दिए। देहाती इलाकों में गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों लुटेरों के गिरोह को बुलाया है। देखो ग्रामीण एरियाज में क्या है कि जो अफवाह फैल जाती है कि जो राजा है उसके द्वारा जो जागीरदार थे राजा के जो जागीरदार थे उनके द्वारा भाड़े पर किराए के भाड़े पर जो गुंडे हैं उनको बुलाया गया है ताकि वो जो अपनी जो पकी हुई फसलें हैं उनको बर्बाद करने के लिए। अब क्या हुआ, कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालू और बेलचू से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी जो दस्तावेज थे उनको जलाकर राख कर दिया। बात अब क्या होता है, जैसे अफवाह फैलती है तो जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने जहाँ पर जो ग्रामीण एरियाज में जो राजा के जो प्रतिनिधि रहते हैं उन पर अटैक कर दिया कुदालू और बेलचू से। और वहाँ पर जो दस्तावेज थे, जो ज़मीनों के जो दस्तावेज थे कि किसको कितना आवंटित की गई है उनको फाड़ दिया, जला दिया। और जो ज़मींदार थे वो दोस्तों उन किलों से छोटे छोटे किलों से भाग जाते हैं, अपनी जागीरें छोड़ के दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ती है। अपनी जागीरें छोड़कर दूसरे पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली उन्होंने। अपनी विरोधी प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। और लास्ट में क्या किया, जो लुई 16 था उसने असेंबली को मान्यता दे दी और उसकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश मतलब संवैधानिक जो संविधान था उसको मान लिया राजा ने। अब यह होता है कि 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में एक सामाजिक क्रांति होती है। कौन सी सामाजिक क्रांति, जिसे हम सामाजिक क्रांति के नाम से जानते हैं। जो सामाजिक क्रांति थी इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया कि जो लोग जो फर्स्ट एस्टेट और जो सेकंड एस्टेट थे उनके विशेषाधिकारों का क्या कर दिया, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अब क्या हुआ कि किसी भी लोगों के पास क्या नहीं होगा, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, विशेषाधिकार का समाप्त कर दिया और सभी को इक्वल कर दिया। इसके अलावा जो सामंती प्रथा थी, सामंत जो लोग थे सामंती प्रथा बंद कर दी, सामंती प्रथा समाप्त कर दी, सामंती प्रथा समाप्त कर दी। सामंती, इसके अलावा जो दास प्रथा थी वो भी समाप्त कर दी। इसके अलावा अब जो योग्यता के आधार पर चयन होगा, किसी भी जगह पर अगर चयन करना है तो वो किसके आधार पर होगा, योग्यता के आधार पर। योग्यता के आधार पर क्या होगा, चयन होगा। योग्यता के आधार पर चयन, इसे हम सामाजिक क्रांति भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो कर देने के विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए, सामंती प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा समाप्त कर दी और योग्यता के आधार पर चयन किया। ये कब हुआ था, देखिए 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर्तव्यों और बंधन वाले सामंती प्रथा के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया। तो ये याद रखना कि जो कर है उनका को कब ख़त्म किया गया था, ठीक है, कर कब ख़त्म किए गए थे, सामाजिक क्रांति कब हुई थी, ये 4 अगस्त 1789 को जो सामाजिक क्रांति हुई उसमें ये सब कर दिए, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। इसके अलावा सामंती प्रथा का जो हुआ वो अंत कर दिया, दास प्रथा अंत कर दी और योग्यता के आधार पर चयन किया जाने लगा अब, ठीक है। और जो चर्च वाली जो भूमि थी, चर्च के स्वामित्व की जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया और लगभग 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ये मैप है कि किस प्रकार से जो फ्रांस की क्रांति है वो फैलती है, ये आप देख लेना एक बार मैप। आगे देखिए, अब जो फ्रांस है वो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पर एक असेंबली भी होगी लेकिन जो राजा है वो भी यहाँ पर माना जाएगा। अब देखो असेंबली क्या करती है कि असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। जो
जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जो फ्रांस का जो सम्राट था उसकी शक्तियों को कम करना था, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। ये चाहते थे कि एक व्यक्ति के हाथ में शासन की शक्तियाँ केंद्रित नहीं होना चाहिए, जबकि किसके जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग संस्थाओं में विभाजित होना चाहिए। और इसी के साथ हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि किसके किसके सिद्धांत पर ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। इन 3 पार्ट्स में शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया था। और लास्ट जो पिछले चैप्टर हैं उनमें हमने देखा था कि किसके सिद्धांत पर ये इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया था। आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो उसके लिए। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ठीक है, और ये नई व्यवस्था कैसे काम करती है ये अब हम देखेंगे। तो किस किस में, एक तो आपके कर दिया कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका के अलावा आपके आ गया न्यायपालिका, न्यायपालिका और आपके आ गया व्यवस्थापिका या आपके विधायिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका। भारत में व्यवस्थापिका भी कहा जाता है संसद को उस टाइम। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो असेंबली थी ये कैसे काम करती थी। देखो इसमें किस किन लोगों को वोट देने का अधिकार था, किन कौन लोग इसमें वोट देंगे, इसके बारे में एक बार आप देखिए। 3 पार्ट्स बना दिए इसके। देखिए 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, न्यायपालिका हो गई आपकी, कार्यपालिका हो गई और विधायिका हो गई। ठीक है, अब जो इनका जो चयन था ना वो किस आधार पर किया गया था। देखो उस टाइम पे यहाँ पर सक्रिय और निष्क्रिय 2 टाइप के आदमी थे। इन्होंने सक्रिय और निष्क्रिय 2 तरीके के व्यक्ति बताए, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय 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 नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, क्रिय नागरिक। सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक, कौन कौन से सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक बताए इन्होंने। अब देखो सक्रिय नागरिक कौन से होंगे और निष्क्रिय नागरिक होंगे। जो सक्रिय नागरिक होंगे, सक्रिय जो नागरिक होंगे वो कौन होंगे और निष्क्रिय नागरिक कौन होंगे। जो वोट देने का जो अधिकार था वो केवल सक्रिय नागरिकों को था और निष्क्रिय नागरिकों को नहीं था। सक्रिय नागरिक वो होंगे जिनकी आयु 25 वर्ष होगी, वर्ष से ऊपर है। महिलाओं के लिए नहीं, महिला निष्क्रिय में मानी गई, सभी महिलाएं। और वो वर्ष में कम से कम 3 दिन का टैक्स देता हो, 3 दिन का टैक्स देता हो, उसे इन्होंने क्या माना, सक्रिय। और इसके अलावा जो महिलाएं थी जो 3 दिन का टैक्स वगैरह नहीं देते थे वो क्या माने गए, इन्होंने निष्क्रिय माने गए। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। मताधिकार प्राप्त लोग 2.8, सक्रिय नागरिक इनकी जनसंख्या लगभग 40 लाख थी। और मताधिकार प्राप्त नहीं, इनकी जो लगभग जनसंख्या थी वो 30 लाख थी। पुरुष, महिलाएं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति थे उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं था। अब देखिए किस प्रकार से इसका एक मंडल बनाया जाता था जिसके द्वारा चयन किया जाता था। सक्रिय नागरिकों के द्वारा क्या होता था, सक्रिय नागरिकों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल चुना जाता था। अब ये निर्वाचक मंडल क्या करता था, नेशनल असेंबली के 745 जो सदस्य थे उनका चुनाव करता था। लगभग 50,000 लोगों का एक निर्वाचक, सक्रिय लोगों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल चुना जाता था, लगभग 50,000 पुरुषों का। और ये निर्वाचक जो मंडल होता था वो क्या करता था, विधायिकाओं जो नेशनल असेंबली है उसमें क्या करता था, सदस्य चुनता था। ठीक है, और इसके साथ ही जो न्यायाधीश हैं उनको भी ये चुनता था, कौन, जो सक्रिय नागरिक होते थे। अब जो नेशनल असेंबली थी वो क्या काम करती थी, एक तो वो कार्यपालिका किसके पास थी, सम्राट के और मंत्री। तो जो ये थे विधायिका जो थी ये सम्राट पर नियंत्रण रखती थी और मंत्रियों पर भी नियंत्रण रखती थी। इस प्रकार से वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी फ्रांस की वो थी। अब देखिए 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, नेशनल असेंबली को दे दिया। अब नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। निर्वाचक समूह मैंने बता ही दिया, निर्वाचक जो समूह होता था, निर्वाचक समूह वो किनके द्वारा चुना जाता था, सक्रिय नागरिकों के द्वारा, सक्रिय नागरिक।
नागरिकों के द्वारा ये चुना जाता था। सक्रिय नागरिक कौन होता था? जिनकी 25 वर्ष से अधिक उम्र हो और जो लगभग 3 दिन का टैक्स देता हो, वर्ष में 3 दिन का टैक्स देता हो, ये सक्रिय आदमी थे। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होता है। सक्रिय नागरिक हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब सभी जो पुरुष थे उनको क्या नहीं था? मत देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो सक्रिय नागरिक हैं, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचकों की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाता की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। और अगर आपको चुनाव वो जो का निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए आपको जो ज़्यादा टैक्स देने वाला होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद देखिए आप अब देखिए ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन है। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन है, इसमें जी ये कुछ राइट्स दे रखे हैं कि मेंस के कौन से राइट्स हैं। जो फ्रांस का जो गणतंत्र जो संविधान लागू हुआ था, संविधान में ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मेंस बताए गए थे, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उसके राइट्स होंगे। देखिए ये हैं, इधर आपके हिंदी में दे रखे हैं। पुरुष और नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र कौन कौन से? आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अर्हणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। इस प्रकार से ये आपके 17 जो ठीक है, तो इस प्रकार ये 17 जो स्वतंत्रताएं हैं मेंस की वो देख रखी है। और अब इसके बारे में जो एक पत्रकार था, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जॉन पॉल मरा, इसने क्या किया गया कि नेशनल असेंबली है ना, उसके द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसके बारे में टिप्पणी की थी। और इसका याद रखना, इसका जो पत्रिका थी वो थी जनता का मित्र, लामी द पीपल, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया। गरीबों और शोषितों की जो दशा है केवल शांतिपूर्वक तरीके से कभी नहीं सुधरती। इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करते हैं, फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह से उन्होंने कॉलोनियों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका था, एक दिन वही असर अमीरों का होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो फ्रांस का जो संवैधानिक जो राजतंत्र बना, इसमें जो ज़्यादातर जो पावर था वो किसके पास था? केवल अमीरों के पास था। अमीरों के पास था। इससे पहले किसके पास था? इससे पहले जो जिस प्रकार से आप देखिए कि इस जो ये संवैधानिक राजतंत्र लागू होने के बाद जो पावर था वो जो धनाढ्य वर्ग है ना उनके पास था। इससे पहले आपने देखा हुआ सामंतों वगैरह के पास था। तो यही असर अमीरों को भी यही असर करेंगे ये लोग। जिस प्रकार से क्रांति हुई राजा का हुआ, वही हाल अमीरों का भी करेंगे ये लोग, ये इसमें कहा गया है। अब देखो कुछ राजनीतिक जो प्रतीक हैं, इनको याद रखना है। राजनीतिक प्रतीक कभी कभी आ जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके। 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर स्त्री जो पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते ले बार्बिये ने किया था। देखो जो टूटी हुई जंजीर दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। हमने देखा जो सामाजिक क्रांति 4 अगस्त 1789 को हुई थी, उसमें दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो ये टूटी हुई जो जंजीरें हैं ना, ये क्या शो करती हैं कि जो दास प्रथा है वो बंद कर दी गई है, आज़ाद हो गई उनकी। छड़ों का
बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरा गट्ठर एक नहीं। तब एकता में ही बल है। अब एक हो कि अगर राजा के विरुद्ध लड़ेंगे तो आसानी से हम अपनी जो अधिकार हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से ये कहा गया है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख का ज्ञान प्रतीक है। सूर्य की किरण अनंत ज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा सकती है, मिटा देती है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। राजदंड क्या है? शाही सत्ता का जो राजा है उसका प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, ठीक है। सनातनता का लगातार निरंतरता का प्रतीक है। ये निरंतरता का कि यहाँ से जाओगे आप, ये निरंतरता बनी रहेगी, ऐसे निरंतरता का ये प्रतीक है। लाल फ्राइजेरियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली ये टोपी थी। दास जैसे ही स्वतंत्र हुए तब इस प्रकार की ये टोपी पहनते थे। देखिए ये नीला सफ़ेद लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। उनके जो तिरंगा है उनमें भी ये रंग लगाए गए थे। डेनू वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप, ये कानून का मानवीय रूप, कानून को मानवीय रूप में क्या कर दर्शाया गया है। कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। जो ये विधिपट है ये क्या कहते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए समान और सबके लिए समान है और कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये घोषणा पत्र था दोस्तों, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे का जो अपना टॉपिक है थर्ड वाला, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मस्त रहिए।